आइए साथियों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों मित्रों, आज हम आपके सामने एक ऐसी समस्या का समाधान लेकर आते हैं जो कि आए दिन कंपटीशन की तैयारी करने वाले छात्र बहुत अधिक परेशान रहते हैं। दोस्तों, बहुत ही लड़कों के छात्रों के साथियों के फोन आए, बताया गया, व्यक्तिगत रूप से ही बताया, फोन पर भी बताया कि जो पैट है उसमें अपठित गंधांश आने वाला है, जिसमें बहुत ही दिक्कत आती है, बहुत ही समस्या आती है, और वो 10 नंबर का आएगा। 10 नंबर का 5 नंबर की सामान्य हिंदी आएगी और 10 नंबर का गद्यांश आएगा, अर्थात हिंदी जो आएगी आपकी पैट में वो 15 नंबर की आएगी। टाइम बहुत कम है, समय बहुत कम है, और काम करने के लिए बहुत है, पढ़ने के लिए बहुत है। तो इस समय एक ऐसी रणनीति की जरूरत है कि कम पढ़ने से अधिक नंबर आए। स्मार्ट स्टडी की जरूरत है, और उस स्टडी के लिए आपको एक ऐसा तरीका देखना होगा, ऐसी समस्या का समाधान देखना होगा, इस तरीके से मूल्यांकन करना होगा कि कम समय में अधिक नंबर आए। मैंने आपको कल वीडियो बनाकर बताया था कि जो पैट है उसका 20 अगस्त को एग्जाम है, और हर हालत में एग्जाम होगा। 14-15 टॉपिक हैं, हर टॉपिक से प्रश्न जरूर आएंगे, और उनमें सभी में आपको महारत हासिल करनी है। दोस्तों के सामने ये दिक्कत रहती है कि अपठित गद्यांश किस तरीके से सॉल्व किया जाए। इसको ध्यान में रखते, आखिर मुझे भी ऑफिस का, स्कूल का काम होता है, मैं भी अपनी ड्यूटी पर जाता हूँ। 15 दिन से साथी इस चीज के लिए कह रहे हैं कि कोई ना कोई वीडियो आप इस पर बनाइएगा। तो आज मुझे टाइम मिला है और मैं इस वीडियो को बनाकर आपको समझाना चाहता हूं कि किस तरीके से आप अपठित गद्यांश को सॉल्व कर देंगे और आपका एक भी प्रश्न का उत्तर गलत नहीं होगा। देखिए, बिना समय गंवाए इस पर चर्चा करते हैं। अपठित गद्यांश का अर्थ, सबसे पहले आया अपठित। तो आपको यह जानना है कि अपठित है क्या। मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं कि जो की वर्ड आए मोस्ट महत्वपूर्ण, उसको सॉल्व करना है सबसे पहले आपको। अपठित, इसका मतलब होता है अपठित। इसकी यदि हम संधि विच्छेद करें तो ये हो जाएगा ए प्लस पठित, और ए उपसर्ग लगा है पठित में। ए का मतलब नहीं से, और पठित का मतलब पढ़ा हुआ। जो पढ़ा हुआ ना हो, आज तक जो पढ़ा ना गया हो, उसे कहते हैं अपठित। ये अनेकार्थक शब्दों में आता है कि अपठित, जो आज तक पढ़ा ना गया हो उसे अपठित कहते हैं। तो अपठित का शाब्दिक अर्थ है जो पढ़ा नहीं गया, जो पाठ्यक्रम से जुड़ा हुआ नहीं है, और जो अचानक ही पढ़ने के लिए दिया गया हो। इसमें गद्यांश से जुड़े विभिन्न प्रश्नों के उत्तर देने को कहा जाता है। इस प्रकार इस विषय में हमारी समस्याओं का, हमारी बुद्धि का, हमारी मानसिकता का अवलोकन किया जाता है, ताकि अगर हम सेलेक्ट हो जाएं तो हम किस तरीके से अपनी नौकरी में प्रतिभा निभा पाएं। आइए, इसलिए अपठित गद्यांश को रखना पड़ा है। अब अपठित गद्यांश इन हिंदी को हल करने की विधि क्या है और उसकी विशेषता क्या है, इस पर जिक्र करते हैं। देखिए, अपठित गद्यांश को बहुत ध्यान पूर्वक मन ही मन में 2 बार पढ़ना चाहिए। अर्थात पहला इसका निकल के आता है कि जो अपठित गद्यांश है उसको मन मन में 2 बार पढ़ लेना चाहिए। गद्यांश को पढ़ते समय विशेष स्थानों को रेखांकित करना चाहिए। यदि रेखांकित करने की आवश्यकता है, और वो कौन से विशेष स्थान, तो उनको आप रेखांकित कर लीजिए। विशेष स्थानों को रेखांकित करने का मतलब होता है कि आप उन्हीं पर विशेष ध्यान देंगे पढ़ते समय, अन्यथा बातों पर ध्यान ना देंगे। आगे लिखा है, अपठित गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर देते समय भाषा सरल और व्यवहारिक और सहज होना चाहिए। यदि आप उसका उत्तर ढूंढ रहे हैं तो भाषा आपकी कैसी होगी? सरल। अपनी भाषा सरल होनी चाहिए, भाषा सरल एवं सहज। यदि आप ऐसी भाषा का समझते समय गद्यांश को, अपठित गद्यांश को अगर उस समय प्रयोग करते हैं तो आपके नंबर आने की संभावना अधिक होगी। और क्या है,
अपठित गद्यांश से संबंधित किसी भी प्रश्न का उत्तर देते समय कम से कम शब्दों में उत्तर को स्पष्ट करना चाहिए। यदि विकल्प में आपके बहुत बड़ा विकल्प है तो ये समझ लीजिए कि वो उत्तर आपका सही नहीं होगा। जबकि जीके के जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न है उसमें उल्टा होता है। उसमें जो प्रश्न का उत्तर लंबा होता है कुछ में, तो वो उत्तर सटीक हो जाता है, मगर इसमें नहीं है। अपठित गद्यांश में जितना कम और सटीक होगा वही आपका उत्तर सही होगा। यानी शब्द कम होने चाहिए, कम शब्द वाला उत्तर ठीक होगा। और शीर्षक लिखते समय, क्योंकि शीर्षक छांटना आता है, शीर्षक लिखते समय ये ध्यान देना चाहिए केवल शीर्षक एक शब्द का होना चाहिए। और यदि किसी कारणवश एक शब्द का शीर्षक उसमें नहीं सटीक बैठ रहा है तो फिर उसका दो शब्द भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पूरे वाक्य को शीर्षक बना लें, वो गलत होगा। आप कभी भी सही तरीके से उसका नहीं कर पाएंगे। आइए आगे देखते हैं। गद्यांश को एक बार सरसरी दृष्टि से पढ़ लेना चाहिए। पहली बार आए तो सरसरी नजर से फटाफट पढ़ दो उसे। पहली बार समझ में ना आए अंशों, शब्दों और वाक्यों को गहनता पूर्वक पढ़ना चाहिए। यानी अंश, जो उसके अंश दिए, अंश का मतलब होता है भाग, उसके भाग को, शब्दों को और वाक्यों को गंभीरता से समझ लेना चाहिए। गंधांश का मूल भाव अवश्य समझना चाहिए। मूल भाव का मतलब होता है कि उसका सारांश क्या है, उसके कहने का तात्पर्य क्या है, पूरे गद्यांश को किस बात पर फोकस किया गया है, उसका प्रसंग क्या है, ये इसका मतलब होता है। तो प्रसंग पर मूल भाव को स्पष्ट समझ लेना चाहिए। यदि कुछ शब्दों के अर्थ अब भी समझ में नहीं आते, मतलब इतना आपने कर लिया, आपने 2 बार भी पढ़ लिया, उस पर विशेष ध्यान भी दे दिया, भाषा भी अपनी सरल और सहज बना ली, कम से कम शब्दों में उत्तर देने का प्रयास किया, शीर्षक भी आपने 2 शब्दों में या एक शब्द में ढूंढने का प्रयास किया और फिर भी समझ में नहीं आया, तो उन उनका अर्थ यानी गद्यांश के प्रसंग में जाने का प्रयास करना चाहिए। प्रसंग का मतलब ये है कि उसका मूल सारांश है क्या, उसका टाइटल क्या है, उसका शीर्षक क्या है, इसमें जाने की आपको आवश्यकता होगी। और देखिए आगे, अनुमानित अर्थ को गद्यांश के अर्थ से मिलाने का प्रयास करना चाहिए। यदि आप अनुमान से प्रश्न छांट रहे हैं तो सही हो सकता है, मगर जो गद्यांश में है उससे मिलाने से अगर सटीक बैठता है तो उत्तर सटीक होगा, अन्यथा नहीं होगा। गंधांश में आए व्याकरण की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को रेखांकित कर लेना चाहिए। यदि व्याकरण से संबंधित है कोई बात, व्याकरण से संबंधित, तो उसे अपने अपनी कलम से उसे रेखांकित कर लें, उस पर चिन्ह लगा लें। अब प्रश्नों को पढ़कर संभावित उत्तर गद्यांश में खोजने का प्रयास करना चाहिए। अब अगर इतना करने के बाद में आप खोजेंगे तो आपका एक भी प्रश्न का उत्तर गलत नहीं होगा। ये पूरी गारंटी है, ये पूरी समझदारी है, ये पूरा मूल्यांकन है, ये अवलोकन है। हम बहुत सारे एग्जामों में इसे आजमा चुके हैं और इससे पढ़कर बहुत ही सटीक नंबर आए हैं। बहुत ही अच्छे से नंबर से कई बार अच्छी नौकरी में सिलेक्शन हुए हैं। आगे देखिए, शीर्षक समूचे गद्यांश का प्रतिनिधित्व करता हुआ कम से कम एक सटीक शब्दों में होना चाहिए। वही बात मैंने बताई कि शीर्षक एक शब्द का होना चाहिए और एक शब्द का ना हो तो दूसरे शब्द को लेना चाहिए। और क्या हो सकता है, प्रतीकात्मक शब्दों को एवं रेखांकित अंशों की व्याख्या करते समय विशेष ध्यान चाहिए। जो रेखांकित शब्द हैं उन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। रेखांकित शब्द आएंगे आपके लगे हुए, इस तरीके से चिन्ह लगे हुए आएंगे, इस तरीके से, तो आप उन पर विशेष ध्यान दें कि उन पर प्रश्न अधिक होंगे, उन पर फोकस अधिक से अधिक किया जाएगा, क्योंकि आपके पेट में टाइम कम होगा, 120 मिनट होंगे और आपके 100 सवाल होंगे और उस पर विशेष ध्यान देना होगा। मूल भाव या संदेश संबंधी प्रश्नों का जवाब पूरे गद्यांश पर आधारित होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना पूरे उस पर। प्रश्नों का उत्तर देते समय यथासंभव अपनी भाषा का ध्यान रखना चाहिए। आपकी भाषा सरल और सहज होना चाहिए, पीछे ही बताया। उत्तर की भाषा सरल, सुबोध और प्रभामयी होनी चाहिए। प्रश्नों का जवाब गद्यांश पर ही आधारित होना चाहिए। आपके अपने विचार या राय, अपने विचार से कोई भी उत्तर विकल्प में नहीं छांटेंगे आप, और अगर लिखने का एग्जाम है तो लिखेंगे भी नहीं।
अति लघु उत्तरात्मक या लघु उत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर की सीमा अलग अलग होती है। इसका विशेष ध्यान, अगर आप इसका मेंस एग्जाम लिख रहे हैं तो इसका ध्यान रखेंगे कि हमें शॉर्ट में लिखना है या उसका विस्तार करना है। प्रश्नों का जवाब सटीक शब्दों में देना चाहिए, घुमा फिरा कर जवाब देने का प्रयास कभी नहीं करना चाहिए। आइए साथियों, हमने क्या सीखा, इसका एक करते हैं मूल्यांकन, जिससे कि आपका कोई भी प्रश्न गलत ना हो। हमने सीखा अपठित। अभी हमने पूछा अपठित क्या होता है, तो अपठित मैंने बताया जो कभी पढ़ा ना गया हो उसे अपठित कहते हैं। प्रश्न के गद्यांश जो आया है, आपका अपठित गद्यांश जो आया है प्रश्न छांटने के लिए, उसे 2 बार पढ़ना है आपको। तीसरी बात पे ये ध्यान देना है कि जो विशेष स्थान आए हैं, विशेष भाग आए हैं, विशेष शब्दों की व्याख्या आई है, उसे विशेष ध्यान देना है। और गद्यांश पढ़ते समय आपकी भाषा सरल एवं सहज भाषा होनी चाहिए उसे समझने के लिए। उसमें भाषा कुछ भी हो, मगर आप अपने उसे सहज, सरल और सहज भाषा में उसका अर्थ निकालने का प्रयास करेंगे। और शीर्षक कम से कम शब्दों में देंगे। शीर्षक एक शब्द का होगा, एक का, या जरूरत पड़ेगी तो आपका 2 का। इससे अधिक लंबा शीर्षक पर अगर आप निशान लगाते हैं, उस विकल्प पर निशान लगाते हैं, तो आपका उत्तर गलत होगा। और जो अंश आए हैं, शब्द आए हैं, वाक्य आए हैं, उन्हें गहनता से समझना है। और पूरे मूल भाव को, जो अपठित गद्यांश दिया है उसके मूल भाव को आपको समझना है और प्रसंग में जाने का प्रयास करना है आपको। अनुमान से अर्थ लगाएं, ये भी मैंने अभी बताया। यदि अनुमान से आप अर्थ लगा रहे हैं तो उसका प्रमुख उद्देश्य उस अपठित गद्यांश से होना चाहिए, उसका अर्थ उस अपठित गद्यांश से मिलना चाहिए। अब प्रश्नों के उत्तर को खोजना चाहिए। जब ऐसा करने के बाद में आप सारे प्रश्नों को खोज लेंगे तो आपके सारे ही प्रश्न एकदम से सटीक होंगे, सारे प्रश्नों के उत्तर सटीक होंगे और आपका सिलेक्शन निश्चित होगा, कोई आपको रोक नहीं सकता। आइए, इससे संबंधित एक मैंने अपठित गद्यांश लिया है, इसके कुछ उत्तर हैं, इन्हें एकदम से करते हैं। आज की भारतीय आज की भारतीय शिक्षित नारी को गृहिणी के रूप में देख पाना पुरुषों की एकांगी दृष्टि का परिणाम है। विवाह के बाद बदली हुई उनकी मना स्थिति तथा परिस्थितियों के कठिनाइयों पर ध्यान नहीं दिया जाता, उनकी रुचियों और भावनाओं की अपेक्षा की जाती है। पुरुष यदि अपने सुख के साथ पत्नी के सुख का ध्यान रखें तो वे अच्छी गृहिणी हो सकती हैं। पत्नी और पति दोनों का कर्तव्य है कि वे एक दूसरे के कार्य में हाथ बटाएं, एक दूसरे की भावनाओं, इच्छाओं, रुचियों का, यानी ये मोट शब्द, इन्हें ध्यान रखें। आखिर नारी भी तो मनुष्य है, उसकी अपनी जरूरतें भी हैं और वह भी परिवार में, पड़ोस में, समाज में सम्मान पाना चाहती है। यदि नारी त्याग की मूर्ति है तो पुरुष बलिदान बलिदानी होना चाहिए। ये इसका वो है। अब आप देखिए कि इसमें कुछ मोस्ट, आज भारतीय शिक्षित नारी को गृहिणी, आप ये ध्यान रखें, गृहिणी का मतलब है घर की नारी। और घर की नारी कौन होगी? जिसका विवाह हो गया होगा, ये इसका की पॉइंट है। और जिसका विवाह हो गया होगा उसकी परिस्थितियों के बारे में बताया, कठिनाई पर ध्यान दिया जाता है, उनकी रुचियों और भावनाओं की उपेक्षा की जाती है, उनका तिरस्कार किया जाता है। यानी इसमें आया रुचियां और भावनाओं, तिरस्कार किया जाता है। इनसे संबंधित देखो इसमें प्रश्न हो सकते हैं। आइए इसे देखते हैं। पहला प्रश्न है आपकी, देखिए, किसकी रुचियों और भावनाओं की उपेक्षा की जाती है? नारी की, पुरुष की, संत की, कवि की? तो आप इसमें सॉरी इसमें नारी के बारे में बताया गया है, शुरू में ही लिखा है कि रूप में देख पाना पुरुषों की एकांगी है। विवाह के बाद हुई मनस्थिति पर कटने पर ध्यान, उनकी रुचियों और भावनाओं की उपेक्षा की जाती है। किसकी बात हो रही है? नारी की बात हो रही है, इसलिए इसका उत्तर क्या हुआ? नारी। हमने मूल भाव को समझ लिया कि ये नारी के ऊपर है और ये गृहिणी के ऊपर है। पुरुष को अपने सुख के साथ किसके सुख का ध्यान रखना चाहिए? किसका ध्यान रखना चाहिए पुरुष को? पत्नी के। क्योंकि इसमें क्या बताया गया है? इसमें एक गृहिणी के वैवाहिक जीवन के बारे में बताया गया है। और वैवाहिक जीवन किसका होगा? जो एक गृहिणी होगी। तो इसमें क्या है? गृहिणी एक पत्नी होगी किसी की। अब अगला है, सुखी और वैवाहिक जीवन के लिए पत्नी और पति को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? किन बातों का ध्यान? एक दूसरे के नाम में हाथ बटाएं, नाम नहीं है काम होगा, काम, काम में
काम में हाथ बटाएं, एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखें, ये काम होगा सही है, भावना का ध्यान रखें सही है, एक दूसरे की इच्छाओं और रुचियों का मैंने अभी निशान लगाया, इच्छाओं और रुचियों और भावनाओं का, यदि इसमें भावना भी होती तब भी और सटीक उत्तर होता। तो देखिए इसका उत्तर आपका ये हो गया। और आगे देखिए क्या है, यदि नारी त्याग की मूर्ति है तो पुरुष को क्या होना चाहिए, पुरुष को बलिदानी होना चाहिए। अगर नारी नारी त्याग की मूर्ति है तो पुरुष बलिदानी होना चाहिए, शहीदी होना चाहिए, परिश्रमी होना चाहिए। ये इसका उत्तर है, इसमें दिया भी है, देख लीजिए आप, सबसे नीचे वाली लाइन है, यदि नारी त्याग की मूर्ति है ये वाला तो पुरुष बलिदानी होना चाहिए। देखो इसी में से आपके मिल रहे हैं। आगे देखिए, इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या है। शीर्षक टाइटल की बात आ गई, क्या होगा, सुखी और वैवाहिक जीवन का आधार, दुखी वैवाहिक जीवन का आधार, भारतीय नारी या अच्छी गृहिणी। तो इसका क्या होगा, सुखी वैवाहिक जीवन का आधार, क्योंकि सबसे एक दो लाइन में लिखा है, उनकी रुचियों की अपेक्षा पुरुष यदि अपने सुख और सुख के साथ पत्नी के सुख का ध्यान रखे तो अच्छी गृहिणी हो सकती है। इसलिए इसमें क्या दिया है, सुख इसमें कीवर्ड है, किसका, एक वैवाहिक जीवन का आधार। तो ये दुखी जीवन का आधार नहीं हो सकता, भारतीय नारी इसका शीर्षक नहीं हो सकता, अच्छी गृहिणी नहीं हो सकता, सुखी जीवन का आधार और वैवाहिक आधार। इसलिए दोस्तों, मित्रों, इसमें जो बताया है इसे सटीकता से ध्यान रखना। यदि आप इसका ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से आपके 10 में 10 नंबर आएंगे। और मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ, उसे बड़ी सटीकता से बड़ी जल्दी जल्दी वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी अपनी ड्यूटी करनी पड़ती है, मैं भी एक सरकारी सेवा में हूँ, मैं भी पीसीएस आईएएस से लगा हुआ हूँ, बहुत सारे काम हैं। इसलिए जो टाइम निकलता है मैं आपको बताता हूँ, बड़ी गंभीरता से बताता हूँ, बड़ी सटीकता से बताता हूँ, उसकी समीक्षा अच्छे से कराता हूँ। यदि आप उस पर ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से आपके 10 में 10 नंबर आएंगे अपठित में, और आपके 5 नंबर हिंदी में आएंगे, ये 15 नंबर आपके यहाँ से ठोस आ जाएंगे। बाकी मैंने वीडियो संविधान की बना रखी है, जड़ से संविधान समझाया है, इतिहास की बना रखी है, जड़ से इतिहास समझाया है, हिंदी की बना रखी है, जड़ से हिंदी को समझाया है। और बहुत ही फोन बार बार आ रहे हैं कि गुरुजी हिंदी को छोड़ मत देना, निश्चित हमारा सिलेक्शन होगा, आप इसी तरीके से पढ़ाते आएंगे, पढ़ाते रहेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है साथियों, आप अगर अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, इस YouTube चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे, कमेंट्स करते रहेंगे, मेरा मनोबल बढ़ाते रहेंगे, तो ये निश्चित है मैं सारी चीजों के कंसेप्ट क्लियर करा दूंगा। आंख मीच कर आप किसी भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, सोते समय भी आपसे उत्तर पूछा जाएगा तो आप हर हालत में उस प्रश्न का उत्तर सॉल्व करेंगे। आइए साथियों, इसी के साथ यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, फीडबैक दीजिए, ताकि मुझे हौसला बढ़े और मुझे एक तरीके से काम करने की शक्ति आपकी तरफ से मिल सके। आइए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।